आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रेशियोज। तो रेशियोज क्या है पहले तो इसको समझते हैं। मान लो कोई भी दो पर्सन हैं, एक एस है और एक एम है। इसके पास है 1 रुपीज, इसके पास है 3 रुपीज। अगर अब मेरे को कंपेयर करना हो द अमाउंट ऑफ मनी एस हैज टू द अमाउंट ऑफ मनी एम हैज, क्या करूंगा मैं इसके लिए मैं करूंगा यहां पे 1:3 लिख दूंगा। यही हमारा होता है रेशो, इसी को बोला जाता है रेशो। इसको एक और तरीके से भी बोला जा सकता है, इसको या फिर मैं लिख सकता हूं और 1/3, 1:3 और 1/3, कुछ भी इसको आप बोल सकते हो। यही हमारी रेशियो होती है जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। 2 या 3 जितनी मर्जी चीजें हो सकती हैं, फिलहाल के लिए हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ मनी समवन हैज टू द अमाउंट ऑफ मनी समवन एल्स हैज, जब इन दोनों को हम लिखते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रेशियोज का। ठीक है, ये तो होगी हमारी रेशियोज। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज की। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो? अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? कुछ नहीं है। देखो, इसके पास थे 1 रुपीज, इसके पास थे 3 रुपीज। मैं इसके पास 1 रुपीज और दे देता हूं, इसको सेम अमाउंट ही हम इन दोनों को देंगे। इसको मैं दे देता हूं इसके 3 रुपीज और, तो ये बन जाएगा टोटल 6। अब इनकी रेशियो कितनी बन गई? अब इनकी रेशियो हो गई 2:6 और 2/6। अगर हम इस 2/6 को इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? 1/3। तो ये इसके इक्वल नहीं होंगे जो हमने पहले वाली लिखी हुई थी। तो इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशियोज। अगर एक रेशियो को आप दोनों नंबर्स को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो आपकी जो रेशियोज होगी ना वो हमेशा क्या रहेंगी? हमेशा के हमेशा आपकी सेम ही रहेगी। जैसा हमने इसमें करा था, हमने क्या करा था? बेसिकली 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा और इधर भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहां 6 आ गया, यहां 2 आ गया। इसके बाद अब भाई इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी सेम आएगा। दैट मीन्स 1:3 इज इक्विवेलेंट टू 2:6 इज इक्वल टू और क्या आ सकता है? 3:9। तो इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशियोज। हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेशियोज। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता कहां पे आती है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है अगर आपको ये वाली क्वांटिटी वो दे देता है कि 1 और 3 वाली। तो ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि जो एस है उसके पास 1 रुपीज ही है और जो एम है उसके पास 3 रुपीज ही है, अगर हम रेशियोज को अलग अलग लिखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आपने रेशियोज को अलग लिखना है तो उनके साथ एक वेरिएबल आएगा जिसको हम x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इनको जब रेशियोज का साइन हटाया, रेशियोज को अलग करा, तो मैंने क्या करा? इन दोनों के साथ एक वेरिएबल लगा दिया, क्योंकि ऐसा केस नहीं है कि जो s है उसके पास 1 रुपीज ही होगा और जो m है उसके पास 3 रुपीज ही होंगे। उसके पास 2 रुपीज भी हो सकते हैं s के पास और m के पास 6 भी हो सकते हैं। s के पास 3 भी हो सकते हैं और m के पास 9 भी हो सकते हैं। ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए हमेशा जब भी रेशियोज को हमने अलग अलग लिखना है तो हमें साथ में एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पक्का नहीं है कि s के पास 1 रुपीज ही होंगे और m के पास 3 ही होंगे। उसके पास 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, अप टू सो ऑन। ऐसे रेशियोज चलती रहेंगी। बट जो m है उसके पास कितने पैसे होंगे? उसके पास होंगे जो 3 का मल्टीपल होगा, उतने पैसे ही हमेशा होंगे उसके पास। 1 के पास कितने होंगे? 1 के मल्टीपल में ही होंगे और कोई नहीं होंगे। तो ये चीज है बस सिंपल सी रेशियोज को अलग करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं कि रेशियोज को कंपेयर कैसे करना है। तो अब करते हैं कंपेयरिंग रेशियोज। रेशियोज को कंपेयर कैसे करना है? अगर आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल प्लस रैशनल नंबर्स ऑलरेडी करा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नहीं करना है। मान लो आपको एक 1:2 दी हुई है और एक दे दी है 2:3
आपसे पूछा जाए इन दोनों को कंपेयर करो और कौन सी रेशियो बड़ी है, तो कुछ नहीं करना है। रेशियो को हमें पता है, हम और कैसे लिख सकते हैं 1/2 एंड इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अब ये आपके रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको आराम से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी है इसको कंपेयर करना अब आपके लिए। ठीक है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाओ, जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन दूसरे से। दैट्स इट। तो कंपेयर करना तो बहुत ही आसान है अगर आपने पहले से दूसरे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो है यूनिटरी मेथड। आई थिंक सो यूनिटरी मेथड आपने बहुत बार करा होगा छोटी क्लासेस में, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। दैट्स इट। यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड है किसी भी चीज की जो भी वैल्यू दी है, जिसमें भी दी है, उसको 1 में फाइंड करना। दैट मीन्स अगर आपको दिया हो कि 10 केक 100 रुपीज के पड़ रहे हैं, तो 50 की वैल्यू कितनी आएगी? अब 50 की वैल्यू वैसे तो मैं सीधा भी निकाल सकता हूं, लेकिन अगर आपसे वो पूछ लेता 45 की कितनी आएगी, अब थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो उसके लिए हम हमेशा यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, 1 केक की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आएगी 100/10 एंड इट इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो एक केक की वैल्यू 10 रुपीज है, तो 45 की कितनी होगी, 450। दैट्स इजी। तो यूनिटरी मेथड क्या है, अगर आपको वैल्यू ज्यादा की दी हुई है, जैसे यहां पे 10 केक्स की दी थी और आपको किसकी फाइंड करनी थी, कम की, मतलब नीचे आना था। यहां पे 10 है, यहां पे 1 है, आपको यहां पे आना था। तो जब ऊपर से आप नीचे को आओ ना, हमेशा क्या करना है यूनिटरी मेथड में, डिवाइड। लेकिन जब हम 1 पे थे, अब हमें कहां जाना है, यूपर जाना है। जब भी नीचे से ऊपर जाना हो ना, तब क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में, हम मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। तो यूनिटरी मेथड बहुत ही आसान है, आपने पहले से करा होगा आई होप। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा मेन टॉपिक यहां का परसेंटेज। अब आप कहोगे परसेंटेज तो हमने भाई पहले से समझ रखा है, हमें पता है, हमने परसेंटेज बहुत बार निकाली है। लेकिन इसमें परसेंटेज के अलावा 2 चीजें और एक्स्ट्रा आएंगी, उनको हम ज्यादा अच्छे से करेंगे। परसेंटेज सिर्फ फॉर्मूला ही लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब। तो परसेंटेज आपको ऑलरेडी पता है, हम इसका सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं गिवन वैल्यू यहां पे ओवर टोटल वैल्यू इनटू 100 अगर आप कर दोगे तो आपके पास उस चीज की क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। जैसे हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, हमारे मार्क्स कितने आए वो ऊपर लिखते हैं हम, टोटल कितने थे वो हम नीचे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई जब हम 100 के साथ करवा देते हैं तो हमारे पास हमारे मार्क्स की आ जाती है परसेंटेज। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ये नहीं निकालनी है, हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फ्रैक्शन को। ठीक है, बहुत आसान है। मान लो आपको दिया हुआ है कि 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है और 100 से ही डिवाइड करवा देना, आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारा जो 1/100 होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, परसेंटेज के। किसके इक्वल होता है, परसेंटेज के। तो ये नीचे वाला तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाले को हम सॉल्व कर देते तो ये आ जाएगा हमारा 20। 3 इंटू 20 विल बी 60 और ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, तो आंसर आ गया 60%। तो 3/5 अगर फ्रैक्शन हमें गिवन है तो वो परसेंटेज में कितनी होगी, 60%। दैट्स इट। तो बहुत ही ज्यादा आसान है फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। इसी तरह से फ्रैक्शंस कन्वर्ट कर ली तो डेसिमल्स नाराज हो जाएंगे,
तो हमें डेसिमल्स को नाराज नहीं करना है, हमें डेसिमल्स को भी परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल्स को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम तरीका वही अपनाना है आपने। आपको अगर 2.35 दिया है और इसको बोला गया परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से और डिवाइड भी करवा देना है 100 से। तो इसका 100 आ जाएगा नीचे, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका आ जाएगा 235%। लेकिन अब बात आती है कि हमने डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, क्या हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और परसेंटेज को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर विल बी यस, ऑब्वियसली। इसको वापस चलते जाओ, वापस जाते जाते आप ऑलमोस्ट यहां पे अपने आप ही पहुंच जाओगे। कैसे? इसका साइन हटाओगे तो नीचे आएगा ओवर 100 और ये दोनों क्या बन जाएंगे, डेसिमल, तो ये आ जाएगा 2.35 अगेन वापस। इसी तरह से आप यहां पे भी कर सकते हो। देखो आपके पास आंसर आया था 60%, 60 ओवर 100, ये 0 से 0 कट गई, ये तो ऑलरेडी कट चुका है, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपके पास अगर परसेंटेज गिवन है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, और आप उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब बात आती है कि हमने परसेंटेज इतना तो कर लिया, ठीक है, काफी सारे हमने परसेंटेज के बारे में चीजें समझ ली हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि 20% ऑफ 30 किसके इक्वल होगा, तो क्या अब आप निकाल सकते हो? ऑब्वियसली बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज हटा के मेरा क्या आएगा, 1/100 मीन्स 20/100। ऑफ का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, 30। ये 0 दोनों कट जाएंगी इन 2 0 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो आई होप आपको अब तो परसेंटेज के बारे में बहुत ज्यादा पता चल गया होगा, कैसे परसेंटेज को यूज करना है, क्या करना है। जस्ट जहां पे भी परसेंटेज गिवन हो उसका साइन हटाओ, नीचे आ जाएगा 100 एंड देन उसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो हमने फ्रैक्शंस को कर लिया परसेंटेज में कन्वर्ट, डेसिमल्स को कर लिया, परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में कर लिया। सबसे पहले हमने टॉपिक की बात करी थी रेशियोज को। अब अगर हमें रेशियोज गिवन हो और उनको अगर फ्रैक्शन में नहीं, अगर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर से रेशियोज की बात आ रही है तो ले आते हैं एस और एम को दोबारा से वापस, और एस के पास फिर से 1 रुपए दे देते हैं और एम के पास 3 रुपीज दे देते हैं, और इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 1:3। अब अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि परसेंटेज ऑफ मनी किसके पास है, एस के पास कितनी है, और परसेंटेज ऑफ मनी एम के पास कितनी है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, इसमें हम ये चीज सीखेंगे। तो देखो, जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर 1:3, ये चीज आपको गिवन नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1:3 ही गिवन होगा। ये तो जस्ट वही वाली चीज मैं वापस लेकर आ रहा हूं, इसलिए बोला था। और इसमें मैंने आपको बोला था कि हमें नहीं पता है कि कितने पैसे इसके पास है एम के पास और कितने पैसे एस के पास है, हमें कुछ नहीं पता है, राइट। तो देखो इसके पास कितना है, 1 पार्ट, क्योंकि 1 into समथिंग ही हमारा आंसर आएगा, जिसके लिए मैंने आपको x बोला था, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स यहां पे है, 1 पार्ट ये वाला है, 3 पार्ट्स ये वाले हैं, तो टोटल पार्ट्स हम बोल सकते हैं इन दोनों के पास हैं 4, ठीक है। एस के पास कितने हैं, एस की अगर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, परसेंटेज का वही रहेगा कि आपके मान लो एस के पास एस का 1 मार्क आया है, इसका 3 मार्क्स आए हैं, टोटल दोनों के मार्क्स कितने हैं, 4 है। टोटल पॉइंट्स जो मैंने आपको, टोटल पार्ट जो मैंने आपको बोला है, तो एस का 1 है ऑब्टेन्ड वाला, तो वो ऊपर आ जाएगा। टोटल हमारा 4 है तो वो नीचे आ जाएगा। इनटू हम क्या कर देंगे, 100/100, तो हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी 25%। इसी तरह से अगर मेरे को एम की परसेंटेज निकालनी है तो मैं एम वाली वैल्यू जो है वो ऊपर ले लूंगा 3 और नीचे ले लूंगा 4, और आ जाएगा 100/100, जिससे मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 75%। दैट्स इट। तो यही मेरा आंसर है, राइट।
तो अगर रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो रेशियोज के जो दो पार्ट्स गिवन होंगे आपको, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी। अगर मेरे को 1:3:5 दिया हुआ है तो इस केस में क्या करूंगा, फिर से मैं टोटल पार्ट्स ही निकालूंगा। तो कितना आ जाएगा ये 9। अब मेरे को ऊपर यहां पे m के साथ एक और t दे दिया जाएगा जिसके पास 5 रुपीज होंगे, जो हमने एग्जाम्पल के हिसाब से अगर चले, अगर रेशियोज के हिसाब से चले तो यही पैसे चलेंगे। तो टोटल पार्ट्स अब मेरे 9 है। अगर मेरे को s वाले की फाइन करनी है तो 1/9 इंटू 100/100। अगर 3 वाले के फाइन करनी है तो 3/9 इंटू 100/100। और इसी तरह से अगर 5 वाले की फाइन करनी है तो 5/9 इंटू 100/100, जिससे मेरी हर एक रेशियोज की परसेंटेज निकल जाएगी, जो कि बहुत ही आसान है। अब आगे होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। चलिए अब उसको करते हैं। टॉपिक हमारा आता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। दोनों चीजें मैंने इकट्ठी क्यों लिखी है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, सबसे पहले तो बात समझ में आनी चाहिए कि इंक्रीज और डिक्रीज हम निकालेंगे कैसे। मान लो आपको बोला जाता है कि एक जगह की जो पॉपुलेशन थी वो पहले 2000 थी, अब बढ़ के वो हो गई है 2100। लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम करेंगे कि अगर उसकी 2000 थी और अब कम होके उनकी हो गई है 1900, तो परसेंटेज इंक्रीज फाइन करो और परसेंटेज डिक्रीज फाइन करो। दोनों कैसे फाइन करने हैं उसके लिए फॉर्मूला है चेंज ओवर टोटल। ओवर टोटल नहीं आप बोलोगे, ओवर ओरिजिनल वैल्यू। मींस जो ओरिजिनल थी पहले वो वाली लिखेंगे इनटू 100/100, तो हमारा आएगा ही आएगा, क्योंकि हम परसेंटेज फाइन कर रहे हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100/100। अब चेंज इसमें कितना आया है, इसमें कितना चेंज आया है 100 का, क्योंकि 2100 माइनस 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो 100 चेंज इन वैल्यू आया है, 2000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, इनटू 100/100, तो ये आपका आ जाएगा 5% इंक्रीज आया है, नॉट डिक्रीज। अब इसकी बात करते हैं, इसकी भी वैल्यू सेम आ जाएगी ये, लेकिन 5% डिक्रीज आएगा, नॉट इंक्रीज, क्योंकि चेंज इन वैल्यू इसकी भी 100 आएगी, ओरिजिनल वैल्यू इसकी भी 2000 है। ओरिजिनल वैल्यू मींस जो आपको सबसे पहले वैल्यू गिवन होगी उसके हिसाब से। ये आप छोटा सा ये चीज याद रख सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू मेरे को इस तरह से लेनी है, जो सबसे पहले गिवन होगी, जिसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू तो वही होगी ना जिसके बाद, जैसे मान लो कि अगर एक बंदा 100 रुपए की चीज बेच रहा है, लेकिन वो उसके बाद उसको डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर देता है 10% के, मींस उसने 90 रुपीज की वो चीज बेच दी, लेकिन जो उसका ओरिजिनल प्राइस था पहले वाला जो चल रहा था वो तो 100 ही था ना। वो तो उसके बाद उसने नई बिक्री होगी या जो भी चीजें थी उसके कारण उसने 90 कर दिया। तो ये चीज है, इसको याद रखना। इसके क्वेश्चंस रिलेटेड बहुत आते हैं और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चंस डाल देता है। तो ओरिजिनल वैल्यू का याद रखना कैसे लेनी है, और चेंज तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ये चारों के चारों इकट्ठे ही हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस जिसको हम एसपी लिखेंगे, प्रॉफिट जिसको हम पी यूज करेंगे, और लॉस जिसके लिए हम एल यूज करेंगे। तो इनको कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपको प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, प्रॉफिट तभी होगा ना कि आपने खरीदा कम पैसों में 100 रुपए में, बेच दिया आपने 110 रुपए का, मींस सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाता है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। कितना होगा वो आपको आएगा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करके। तो ये चीज तो आ गया हमारे प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए फॉर्मूलास।
अब बात करते हैं इनकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। तो परसेंटेज वही वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है, बिल्कुल सेम वाला। तो वैसे ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है चेंज। इन दोनों में चेंज कितना आया, क्या चेंज आया इन दोनों में, प्रॉफिट आया चेंज। तो ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। पहले वाली वैल्यू क्या थी, कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट प्राइस थी तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। इनटू क्या कर देंगे 100/100। इसी तरह से हम लॉस परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा हमने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में फाइंड करा था। लॉस परसेंट के लिए क्या आ जाएगा, चेंज आया है लॉस, और ओरिजिनल वैल्यू फिर से सीपी ही रहेगी, इनटू 100/100। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से ही आपके प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फॉर्मूले बनते हैं, जो कि बहुत आसान है। अब आपको मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करवाता हूं, जो आपको ओलंपियाड में बहुत ज्यादा काम आएगा। वो फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो फॉर्मूला है SP/CP इज इक्वल टू 100 + P%/100। ये तो हो गया सर प्रॉफिट परसेंट के लिए। अब लॉस परसेंट के लिए क्या है, लॉस परसेंट के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, इसमें चेंज आ जाएगा 100 - लॉस परसेंट। अगर आपको लॉस परसेंट गिवन है तो आप 100 - लॉस लिखोगे ऊपर वाला। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो आप 100 + प्रॉफिट परसेंट लिखोगे। ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको सबसे ज्यादा इसी से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए आपको ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया, आपको या तो सेलिंग प्राइस दिया होगा या कॉस्ट प्राइस दिया होगा, फिर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, दोनों को वैल्यूज पुट करवाओ, आपकी एसपी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की वैल्यू पुट करवाओ, आपकी सीपी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज गिवन है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड के लिए बोलता है, दोनों की वैल्यूज पुट करवाओ, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हो, लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा ये फॉर्मूला आपका काम जो है आसान बना देता है। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट फिर कैसे फाइंड करेंगे, अरे प्रॉफिट तो इजी है यार, एसपी - सीपी करना है सिर्फ, और सीपी - एसपी वो तो आप अपने दिमाग में ही कर लोगे। तो ये था हमारा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस वाले के फॉर्मूले। ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। ये जो ऊपर वाला है वही सिर्फ चेंज होगा अगर हमारे पास लॉस परसेंट आता है, वो बन जाएगा 100 - लॉस परसेंट, दैट्स इट। ये पूरा ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसको करते हैं, फिर ये वीडियो को खत्म करते हैं। तो अब हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें थोड़ी सी चीजें और आ जाती हैं। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आ जाता है पी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसको बोलते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल कभी नहीं देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल सिर्फ इसको बोला जाता है, बट इसको आपको देखने को हमेशा क्या मिलेगा आपके लिए, वर्ड सम। हमेशा सम वहां पे लिखा होगा, प्रिंसिपल कभी लिखा नहीं आएगा। फिर आ जाता है आर, परसेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आर परसेंट, जो होता है रेट परसेंट। मींस आपने कितने परसेंट पे दिया, मान लो आपने 16% पे किसी को 16% इंटरेस्ट पे आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो ये रेट आपका कितना हो गया, 16%, 1%, 2%, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर करते हैं टी। टी होता है हमारा टाइम, ये होगा हमेशा ईयर्स में, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपकी यूज होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। वो रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा एंड ऑल दैट, ऐसी चीजें चलती रहेंगी क्वेश्चंस पे। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए इतना इजी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है P × R × T। अब रेट को मैंने परसेंटेज में लिखा है, तो परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। तो ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P × प्रिंसिपल × रेट × टाइम ओवर 100 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब ये अमाउंट सर क्या लिखी हुई है, फिर अमाउंट होती है, अगर हम प्रिंसिपल प्लस कर दें उसमें सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है। अमाउंट बेसिकली है क्या,
जो आपको जितने भी टाइम के लिए आपने जितने भी % के रेट पे अपने पैसे किसी को उधार दिए हैं, आपको कितने टाइम बाद, मीन्स आपने 2 साल के लिए दिए हैं, तो 2 साल के बाद आपको कितने पैसे वापस मिलने वाले हैं, वो आपकी होती है अमाउंट। ज्यादातर वैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे। अगर बाय चांस अमाउंट का पूछ भी लेता है तो वो प्रिंसिपल में उसको सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके दे दो, आपका अमाउंट आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये था आपका चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी इंट्रोडक्शन थी। ये बहुत ही ज्यादा आसान थी, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिराने वाले होते हैं, इसीलिए मुश्किल लगते हैं, अदरवाइज ये मुश्किल नहीं होते हैं। सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट % वाला मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है वो बहुत ज्यादा आसान है, उसी फॉर्मूले को सिर्फ याद कर लो। आपके हर एक टाइप के, अगर कोई भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट % या कॉस्ट प्राइस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है ना, तो उस फॉर्मूले से वो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे ये फिर चैप्टर खत्म होती है, इसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके वर्कबुक के सॉल्यूशंस के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।